हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। करते हैं कुछ और क्वेश्चन जो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मैं क्या समझाऊंगी कि आपको क्या टैग वर्ड्स और क्या चीज़ आपको जो बार बार रिपीट होते रहते हैं वो क्वेश्चन नहीं है। जो हमें सिर्फ लैंग्वेज चेंज होकर बार बार वही क्वेश्चन आते रहते हैं। सिर्फ आपको क्या है, उन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखकर अपना टाइम सेव करना है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम सीटेट के पेपर की तैयारी करें तो हमेशा हम ये ध्यान में रखें, जब भी हम रिवीजन भी करें तो हम टाइम को ध्यान में रखकर, अगर हम एमसीक्यू भरने की प्रैक्टिस भी करें किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर, तो हमेशा हमें टाइम पर सब कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें जितनी जल्दी हो उतना टाइम को लेकर चलना है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतने लेंथी क्वेश्चन होते हैं, उन्हें पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें। सिर्फ टैग वर्ड को ध्यान में रखकर और अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। हमेशा आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपने टाइम को ध्यान में रखकर करें। जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर थर्ड या फोर्थ, जिनका भी जो अटेम्प्ट है, तो हमेशा टाइम को लेकर चले। इसलिए हमेशा टाइम को ध्यान में रखकर आप चलें, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन हमारा हो जाना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आई जो हमारे इंग्लिश में बार बार रिपीट होते रहते हैं, जिनके जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है, उन लोगों के लिए है। ये वो क्वेश्चन है जो आप डायरेक्ट, जो आपको याद होने चाहिए और सीधा 1 मिनट में आप टिक कर दो आंसर का। और क्या होता है डिडक्टिव मेथड और इनडिडक्टिव मेथड, वो सब लेकर आई हूँ आज मैं आपके लिए। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं तैयारी। कि द सिंग सॉन्ग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, के सिंग सॉन्ग थ्योरी हमें किसने दी थी? नोवस ने दी थी, हेडसन ने दी थी, कि मैक्स मिलर ने या जेस्पर्सन ने दी थी? हमें हेडसन ने दी थी। किसने दी थी? हेडसन ने दी थी। सिंग सॉन्ग थ्योरी किसने दी थी हमें? सिंग सॉन्ग थ्योरी हेडसन ने दी थी। चलते हैं सेकंड के साइड। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज इंक्लूडेड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन। क्या था उसका एम? बिकॉज क्योंकि 2009 के एक्ट में फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन में हमें ऑल चिल्ड्रन का क्या था, उसमें इंक्लूड ऑल राउंड डेवलपमेंट था। तो उसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट में क्या आता है? इट नर्चर्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। वो क्या करता है? हमारा नर्चर करता है सारे फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। ये फर्स्ट ही इसका राइट है कि वो हमारा नर्चर करता है सारा फिजिकल, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है हमारा, वो क्या करता है? वो हमारा नर्चर करता है सभी को। तो आप इन्हीं टैग वर्ड्स को ध्यान में रखें। जहां भी नर्चर कर आएगा और फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड है, बिना और किसी को देखे, बिना सोचे समझे आप सीधा उसी को टिक कर दें। इससे आपका टाइम बचेगा और इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आप और सबको पढ़ने लग जाएंगे तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके माइंड में कहीं भी आए कि फर्स्ट नर्चर है और फिजिकल, इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट्स है सबके चाइल्ड के, तो वो क्या है? वो हमारा टिक है, उसी को बिना किसी और को पढ़े फौरन टिक कर दे। लेकिन मैं आपको और भी पढ़कर बताती हूँ। प्रॉपर हेल्थ केयर इज एसेंशियल। क्या हेल्थ केयर जरूरी होती है? कि पढ़ाई में हेल्थ केयर की भी जरूरी होती है। लेकिन हम जब पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो पढ़ाई में तो सभी आता है, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल, उसमें तो सभी आ गए। हेल्थ केयर भी आ गई फिजिकल में। इट एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ वर्क फोर्स। क्या सिर्फ वर्क फोर्स का ही पार्ट होता है? नहीं। एवरी चाइल्ड ग्रोज रैपिड बिटवीन 6 to 14 ईयर। के सिर्फ वो रैपिडली ग्रो करे? तो ये सब तो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में ही आ गया। तो कहीं भी अगर आपको दिखे कि किसी भी क्वेश्चन में कि नर्चर दिया हुआ है उसमें, और फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, इसमें तो सभी कुछ आ गया। फिजिकल में हमारी हेल्थ भी आ गई, इमोशन भी आ गया और हमारा मेंटल भी आ गया। मेंटली हम प्रेजेंट रहे पढ़ाई में, तो सभी आ गए, सभी एक्सपेक्ट्स आ गए। तो हमारा कौन सा है? जहाँ पर आपको नर्चर दिखे वही आप, उसका हमारा सही होगा। इट नर्चर्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। चलते हैं नेक्स्ट की डाइट। विच मेथड आर वी टॉकिंग अबाउट? हम जो ये बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, वो हम किस मेथड में पढ़ा रहे हैं? जो क्लास में जो टीचर पढ़ाती है, ये क्लास के हिसाब से है कि, तो वो किस मेथड में पढ़ाती है? हमें बीएड में क्या सिखाया जाता? पहले आप उसका किसी भी चैप्टर का स्टार्टिंग करने से पहले आप उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे, फिर उसका आप टॉपिक समझाएं, फिर उसके बाद उसके पूरे चैप्टर पर जाएं आप। तो वो क्या होता है? हमारा डिडक्टिव मेथड होता है। तो जिसमें हम अपनी क्लास में कराते हैं वो कौन सा मेथड होता है? डिडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड में कहीं भी हो तो आप हमेशा डिडक्टिव मेथड को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इंडक्टिव मेथड बहुत कम यूज़ होता है और वो साइंस की क्लासेस में होता है। जिनके पास साइंस है या जिन बच्चों के पास साइंस एज अ सब्जेक्ट है, तो उन लोगों के लिए इंडक्टिव मेथड ज़्यादा यूजफुल है। और जो एसएसटी के बच्चे उनके लिए डिडक्टिव मेथड ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे एक क्लास में एक लीव दी है और उसके ऊपर हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, जो एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाया जाए, कि हमें डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू पढ़ाया जाए, कि हमें कोई चीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है,
सैंपल दिखाएगा और उसे बताया जाए कि इसके बारे में बात करें, उसका एग्जाम्पल देकर हमें समझाए, वो क्या होता है, इंडक्टिव मेथड होता है। और डिडक्टिव मेथड क्या होता है, जो हमें रूल के बारे में पहले स्टार्टिंग में पहले हमें क्या है, बाय गिविंग लर्नर्स रूल्स, पहले हमें रूल्स बताया जाए, फिर उसके बाद हमें एग्जाम्पल, फिर उसके बाद हमें प्रैक्टिस कराई जाए उस चीज़ की, तो उसे क्या कहते हैं, डिडक्टिव मेथड। और ये क्या कहलाता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच कहलाती है और मेथड कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमें कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटिंग द कंटेंट। कंटेंट क्या होता है कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद कंटेंट, फिर उसके बाद उसकी थ्योरी, वो उस तरीके से हमें समझाया जाता है। तो कौन सा मेथड हमें क्लास में यूज किया जाता है, डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव या इंडक्टिव और डिडक्टिव या एक्सीडेंटल मेथड, तो कौन सा होता है, वो डिडक्टिव मेथड। और द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज ओरिजिन इज, जो सबसे अर्लीस्ट थ्योरी होती है लैंग्वेज के ओरिजिन की, वो कौन सी थी, सिंग सॉन्ग थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी या बोवो थ्योरी एंड द डिवाइन गिफ्ट थ्योरी। तो वो थी सिंग सॉन्ग थ्योरी, मैंने अभी बताया आपको, वो किसने दी थी, हमें हेडसन ने दी थी सिंग सॉन्ग थ्योरी। और वो क्या है, अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज है। ओरिजिन इज, जिसका ओरिजिन हुआ था सिंग सॉन्ग थ्योरी का, सबसे पहले ओरिजिन किसका हुआ था थ्योरी का लैंग्वेज में, सिंग सॉन्ग थ्योरी। सिंग सॉन्ग थ्योरी क्या होती है, छोटी क्लासेस में बच्चों को सॉन्ग की तरह पोयम को लर्न कर कर उसकी इंटोनेशन में उसको बच्चों को कराई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सिंग सॉन्ग थ्योरी कहते हैं। इंटोनेशन मीन्स मतलब रिदम के साथ उसे एक सॉन्ग की तरह जो बच्चों को लर्न करी जाती है, वो क्या होती है, सिंग सॉन्ग थ्योरी। वो हमें सबसे पहले ओरिजिन किसका हुआ था, सिंग सॉन्ग थ्योरी का हुआ था, छोटी क्लासेस से कि पोयम को गा गा कर उसको लर्न कराई जाए। वो किसने दी थी, हमें हेडसन ने दी थी। अभी आप ये 4 क्वेश्चन इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें रिवाइज कीजिए। और डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड और अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जहाँ पर नर्चर आए, ये टैग वर्ड्स हैं और ये टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है एग्जाम्स में। जहाँ पर नर्चर आए वो हमारा सही होता है, डिडक्टिव मेथड सही होता है। सिंग सॉन्ग थ्योरी किसने दी थी, हेडसन ने। और वो फर्स्ट ओरिजिन था हमारा लैंग्वेज का थ्योरी का, अर्लीस्ट ओरिजिन, सबसे पहली थ्योरी थी लैंग्वेज में। ये अभी तक 4 क्वेश्चन करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। और आपको इन सब टैग वर्ड्स पर और इन टिप्स पर ध्यान दे रहा है। एग्जाम से पहले आप घबराए नहीं, सिर्फ आप उन टिप्स को और उन टैग वर्ड्स को रिवाइज करें कि जिससे कि आप जल्दी कर पाएं अपना क्वेश्चन पेपर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी आते हैं। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन 5, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रन। हमेशा हमारा क्या होता है, सीटेट का एग्जाम जो होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, कि हमें बच्चे को ध्यान में रख के अपने आंसर को देना है। तो हम बच्चों के अंदर क्या है, वो कौन से टाइप का क्वेश्चन है जो प्रमोट करते हैं थिंकिंग। तो वो क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्या होते हैं, जो फैक्ट से रिलेटेड होते हैं, कि ये सच है, ये फैक्ट है, उससे रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट पे रीडिंग कराई जाए सिर्फ उस पर बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाने चाहिए बच्चे से, या पर्सनल रीजन क्वेश्चन, या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिनमें सिर्फ के ये इस राइटर ने दिया है, ये उस राइटर ने दिया है, जिसमें सिर्फ क्लोज हो जाए, कोई आगे उसमें हमें एक्सप्लेन ना करने की जरूरत पड़े, तो उन्हें क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जैसे मैच द फॉलोइंग होती है, वो क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, कि बच्चे को पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, कि वो अपने आप अपने पर्सनल रिस्पॉन्स से, कि उसने उससे क्या समझा है, जो हमने उसे इस क्लास में समझाया उससे बेस्ड क्वेश्चन पूछा वो, तो वो क्वेश्चन अच्छे माने जाते हैं। उससे इस क्वेश्चन के क्या है, वो प्रमोट करती है बच्चे की थिंकिंग, कि वो अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछा उस कहानी को सुनकर, जो हम उसे बताएं या हमें उसे एक्सप्लेन करें, तो वो क्या कहलाते हैं, वो अच्छे क्वेश्चन कहलाते हैं। तो हमेशा आपको कोई भी चाइल्ड की स्किल या थिंकिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए, तो जो चिल्ड्रन के अंदर नई स्किल प्रमोट करे, हमेशा उसको आप टिक करें। और बाकी के जैसे ये है कि फैक्चुअल फैक्ट होता चाहिए, या सिर्फ टेक्स्ट में रीडिंग कर कर होना चाहिए, उससे रिलेटेड नहीं करने चाहिए, जिससे बच्चे की थिंकिंग इंप्रूव हो और उसका इंटेलेक्ट पता चले आगे हमें चलकर। इंटेलेक्ट मीन्स इंटेलिजेंट कितना है वो बच्चा, वो क्वेश्चन हमेशा सही माने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की साइड। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ इवेल्युएशन अप्रोच। इवेल्युएशन अप्रोच हमें किसने दी थी, आपने जिसने भी बीएड किया उसने बहुत बार पढ़ा होगा कि हमें बीएस ब्लूम ने इवेल्युएशन अप्रोच दी थी। ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि किसने दी थी, हमें बीएस ब्लूम ने दी थी, मॉरिसन ने नहीं, किलपैट्रिक ने नहीं, जेएफ हर्बर्ट ने नहीं। किलपैट्रिक ने हमें दिया था प्रोजेक्ट मेथड, क्या दिया था, प्रोजेक्ट मेथड हमें किलपैट्रिक ने दिया था। और एक्सपोनेंट ऑफ इवेल्युएशन हमें किसने दिया था, बीएस ब्लूम ने दिया था। ये भी अक्सर आता रहता है, तो इसलिए ये सब वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, आप ये एक बार जरूर पढ़ कर जाए। Who said spelling is caught rather than taught। ये किसने कहा था कि स्पेलिंग पकड़ी जाए, पढ़ाने से ज्यादा हमें स्पेलिंग को पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है, पकड़ना ज्यादा जरूरी होता है। तो ये कहा था हमें W.S. टॉम्किंसन ने कहा था, ये हमें न रिचर्ड ने कहा था, न ही भाटिया ने कहा था, न राइस ने कहा था, J.M. राइस ने ये हमें बताया था, W.S. टॉम्किंसन ने बताया था ये हमें,
कि स्पेलिंग क्या है, कॉट रादर देन टॉट, के पढ़ाने से ज़्यादा उसे कि किस तरीके से उसे लिखा जाता है ये हमें बताना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। W.S. टॉमकिंसन ने बताया था ये हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट की साइड। और मैंने भी आपको बताया कि कौन सा मेथड अच्छा होता है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। आजकल हमारी जो सीटेट में है वो इंडक्टिव मेथड पर ज़्यादा जोर देते हैं। डिडक्टिव मेथड सिर्फ हमारे लैंग्वेज में यूज़ होता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर में। लेकिन जो मेथड अच्छा माना जाता है जब हम बच्चों को किसी चीज़ का डिमॉन्स्ट्रेशन देकर बताते हैं, ये हमें बीएड में सिखाया जाता है। जो लोग बीएड कर चुके होंगे कि जिस चीज़ का डिमॉन्स्ट्रेशन देकर समझाया जाए, बच्चों को दिखाकर, हमारे प्रैक्टिकल में भी यही सिखाया जाता है, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी मानी जाती है कि पहले उसके बारे में हम पूछें कि क्या है, उन्हें एग्जाम्पल दें, बताएं, डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएं, सामने ला कर दिखाएं, उस चीज़ को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हम डिडक्टिव मेथड पर ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि हमें लैंग्वेज इंप्रूव करनी होती है। लैंग्वेज किससे इंप्रूव होती है, पहले बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाए, फिर उसके बाद उसको उसके रूल बताया जाए, फिर उसके बाद उसकी कंटेंट और प्रेजेंटेशन दिखाई जाए, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलते हैं, विच एजुकेशन बॉडी डेवलप RCEM अप्रोच इन 1972। RCEM अप्रोच कहलाती है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन मैसूर। मैसूर में जो खोले गए थे रीजनल एजुकेशन कॉलेज, उसे कहते हैं हम RCEM अप्रोच इन 1972 में। तो वो किस पर बेस्ड थे, एजुकेशन बॉडी डेवलप, क्या डेवलप करा था उन्होंने, वो NCERT को डेवलप करा था, ना कि UGC NAL को या LTE को नहीं, NCERT की बुक्स को ज्यादा जोर दिया था। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने, वो 1972 में ये अप्रोच आई थी, तो उन्होंने क्या था, NCERT को डेवलप करा था एजुकेशन बॉडीज ने। चलते हैं आगे, अभी तक आपके 8 हो गया, आज हम करेंगे 12 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते रहते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टैग वर्ड्स और टिप्स को ध्यान में रखना है, कि वो जो बार बार रिपीट होते रहते हैं उन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखना है, और जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं। चलते हैं आगे 9th क्वेश्चन की साइड। एक हमें कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखें, जो हमारे नोट कर आते हैं। उसमें क्या पूछा जाता है कि हमसे कि सारे गलत आंसर देकर सिर्फ एक आंसर सही दिया जाता है, हमेशा नोट को और ध्यान में रखें। और एक हमारे इंग्लिश में आजकल फिल इन द ब्लैंक्स कर क्वेश्चन आते हैं, करते हैं अभी। विच वन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। बताइए बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होता है, क्या होता है, इरेगुलर होता है, फॉरवर्ड होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ये होता है वर्टिकल। क्या होता है बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग, वर्टिकल, जो थोड़ा सा टेढ़ा करके वर्टिकल तरीके से लिखा जाता है वो बेस्ट स्टाइल होता है। चलते हैं नेक्स्ट की साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ बैड राइटिंग। हमेशा क्या है, नोट वाले क्वेश्चन में नोट को ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा बैड हैंड राइटिंग का रीजन नहीं है, ये बताना है आपको। ये नहीं बताना है कि क्या है रीजन, बैड हैंड राइटिंग का क्या रीजन नहीं है। फिजिकल डिफेक्ट है, विजन डिफेक्ट है, देखने में प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम क्या है, वो बैड हैंड राइटिंग का, जी हाँ है। और इंटेलिजेंस है कि इनकरेक्ट पोस्चर है, बैड हैंड राइटिंग के सारे ये सभी सही हैं। और जो नहीं है रीजन वो है इंटेलिजेंस। क्या हम जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनकी बैड राइटिंग होती है, क्या वो रीजन है, नहीं। उनके रीजन क्या है, फिजिकल डिफेक्ट है, विजन डिफेक्ट है और इनकरेक्ट पोस्चर है। तो इसमें क्या पूछा हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ बैड राइटिंग, के बैड राइटिंग का रीजन क्या नहीं है, वो है इंटेलिजेंस। हमेशा उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जो इसमें सारे क्या है, ये सारे गलत पोस्चर की वजह से भी होता है, विजन देखने में प्रॉब्लम की वजह से भी हमारी बैड राइटिंग आती है, और हमारा पोस्चर गलत हो उससे भी, और फिजिकल डिफेक्ट हो, कुछ किसी का कुछ हाथ में प्रॉब्लम हो, किसी के आंख में प्रॉब्लम हो, वो क्या होता है, फिजिकल डिफेक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी बैड हैंड राइटिंग हो सकती है। लेकिन क्या एक रीजन, इंटेलिजेंट, क्या जो होशियार बच्चे उनके होशियारी से क्या बैड हैंड राइटिंग हो जाती है, नहीं। तो ये ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ें। चलते हैं नेक्स्ट की साइड। विच फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज टेकन बाय लैंग्वेज टीचर इन द क्लास। लैंग्वेज टीचर का क्लास में क्या फ्रैक्शन है, 2/3। 2/3 जो है वो हमारा सही आंसर है। इसमें 3rd 4th रॉन्ग है, 1/4 भी रॉन्ग है, और 1/3 भी। हमारा आंसर क्या होगा इसमें, 2/3 हमारा सही आंसर है। ये इस फ्रैक्शन से हमें एक क्लास टीचर को, लैंग्वेज टीचर को हमेशा जो क्लास में टाइम टेकन दिया जाता है वो 3rd 4th होता है। चलते हैं नेक्स्ट की साइड। इवेल्युएशन इज डैश द सेंटर्ड प्रोसेस। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स कर आपको पूछे जाते हैं। तो इवेल्युएशन में क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं इवेल्युएशन में। चाइल्ड सेंटर्ड, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड प्रोसेस है इवेल्युएशन। ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे, जो हमारे MCQ होते हैं, जैसे हमारा सीटेट का पेपर ही है, वो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो क्या हमारा इवेल्युएशन का सेंटर्ड प्रोसेस है। कि हमारी इवेल्युएशन मीन्स क्या होता है कि हमारी ये देखा जाए कि हमारी कैपेसिटी, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर, क्या कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी देखने के लिए टेस्ट किया जाता है, तो उसी को हमारी को इवेल्युएट किया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू।
तो इसे क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड प्रोसेस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। ये 12 क्वेश्चन रिवाइज कीजिए दिन में 2 बार कम से कम, तो आप भूलेंगे नहीं, और अपना टाइम मैनेजमेंट लेकर चलें, और ये वो टैग वर्ड्स और टिप्स पर ध्यान दें जो मैंने बताई हैं। काश मेरी वीडियो सब तक पहुंच पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, जिससे कि आपको आगे मुझे बनाने के लिए और बकअप मिले। इसलिए आप कमेंट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनके भी ये आंसर सही हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ और इम्पोर्टेंट लेकर।